हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोटा स्टडी ट्यूटर्स। हमारे डेली करंट अफेयर वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको स्टेट और सेंट्रल दोनों एग्जाम्स के लिए फायदेमंद रहेंगे, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी और यूपीएससी के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्विज क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है। तो आपको उसका आंसर बताना था। तो उसको आंसर था हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में स्थित है। ठीक है, आज की क्विज क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे आज का क्विज क्वेश्चन ये है कि परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया है। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि परमाणु रिएक्टर का आविष्कार इनमें से किसके द्वारा किया गया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो चलते हैं आज के करंट अफेयर की तरफ। तो हमारे आज के करंट अफेयर का हमारा पहला सवाल है कि राजनयिक शंभू एस कुमारन को निम्न में से किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हमको बताना है कि इनमें से किसको कहां पर इनको, जिनका नाम है शंभू एस कुमारन, इनको इसमें से किस देश में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है, यानी कि अगला डिप्लोमेट बनाया गया है। तो यहाँ पर इनकी फोटो भी दी गई है और इनको बनाया गया है फिलीपींस में अगला डिप्लोमेट। कहाँ का? भारत का। ठीक है, तो इनको फिलीपींस में भारत का अगला राजदूत यानी कि डिप्लोमेट अपॉइंट किया गया है और अभी ये मोरक्को में भारत के राजदूत हैं। और अगर बात करें फिलीपींस की, तो फिलीपींस की जो कैपिटल है उसका नाम है मनीला। क्या नाम है? मनीला। और जो फिलीपींस की जो करेंसी है उसका नाम है फिलिपिन पैसो। क्या है? फिलिपिन पैसो। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल ये है कि पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक में अपने अभिनय से सभी को प्रभावित करने वाले प्रख्यात अभिनेता का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में आत्महत्या की है। तो हमको बताना है कि इनमें से किसने अभी हाल ही में सुसाइड किया है। यहाँ पर इनकी फोटो भी दी गई है। इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक में भी मेन रोल किया था। तो इनका नाम है सुशांत सिंह राजपूत। ठीक है, तो इन्होंने अभी हाल ही में सुसाइड की है। तो इन्होंने 14 जून 2020 को सुसाइड किया है। और आई थिंक इनका नाम तो हम सब जानते ही हैं। बॉलीवुड में अपना करियर बनाने से पहले ये एक टीवी एक्टर भी रह चुके हैं और इन्होंने अपना जो सबसे पहला सीरियल था जिसमें काम किया था उसका नाम है किस देश में है मेरा दिल, और इसी सीरियल से इन्होंने डेब्यू किया था। और अगर इसके बाद में इन्होंने एक और सीरियल में काम किया था जिसका नाम है पवित्र रिश्ता। और अगर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी फिल्म काई पोचे से, और इनकी जो लास्ट फिल्म थी जो उसका नाम था छिछोरे। ठीक है, तो ये था इनके बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य का हुबली रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म पाने के लिए तैयार है, जो कि 1400 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होगा। तो हमको बताना है कि जो हुबली स्टेशन है ये कौन से राज्य में है इसमें से, जो जिसे कि एक सबसे लंबा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, जिसकी लंबाई कितनी होगी 1400 मीटर और जिसकी चौड़ाई कितनी होगी 10 मीटर। तो ये मिलने वाला है कर्नाटक राज्य को। ठीक है, तो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे स्टेशन में बनने वाला है। और ये हुबली रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? तो ये कर्नाटका में है और ये 1400 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होगा और ये काम अगले 1 साल में पूरा हो जाएगा। और अगर अभी की बात करें तो अभी कौन सा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो सबसे लंबा है, तो अभी सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर रेलवे स्टेशन का, जिसकी लंबाई है 1366 मीटर। और लेकिन जो हुबली वाला रेलवे स्टेशन है इसका प्लेटफॉर्म बनने के बाद में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए सबसे महंगे शहर के मामले में मुंबई की क्या रैंक है। तो हमको बताना है कि एक रिपोर्ट जारी की है मर्सर्स ने जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। ठीक है, तो उसमें हमको बताना है कि जो वर्ल्ड में मुंबई का नाम मुंबई की जो कौन सी रैंक आई है किसमें, सबसे महंगे शहरों में। तो यहाँ पर मुंबई की जो रैंक है वो है 60। ठीक है, और अगर हम कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो भारत में मुंबई महंगे शहरों में शामिल है और पूरी दुनिया की सर्वे की रैंकिंग में मुंबई 60वें स्थान पर है, यानी कि 60 रैंक पर है।
और अगर एशिया की बात करें तो मुंबई एशिया में 19वें सबसे महंगा शहर है, यानी कि सबसे महंगा शहर है 19वां एशिया, यहाँ पर एशिया में। और इस रैंकिंग में मुंबई के बाद में दिल्ली और चेन्नई का नाम भी आया है। और अगर दिल्ली की रैंकिंग देखें यहाँ पर, तो दिल्ली की रैंकिंग यहाँ पर 101 और चेन्नई की रैंकिंग यहाँ पर है 143। किस मामले में? कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामले में। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि जगनन्ना चेदोदू योजना में हर साल 2,47,040 लाभार्थियों में से प्रत्येक के एक बैंक खातों में कितने रुपए का प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण शामिल है? तो हमको बताना है कि ये जो योजना निकाली गई है, इस योजना में हर साल 2,47,040 लोगों को उनके बैंक अकाउंट में कितना पैसा पहुंचाया जाएगा? तो यहाँ पर उनके बैंक अकाउंट में डाला जाएगा 10,000 रुपये। ठीक है। तो आंध्रा में नाई, धोबी और दर्जी को फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए यहाँ के जो सीएम है, जिनका नाम है जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने एक योजना शुरू की है। और इस योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम रखा गया है जगनन्ना चेदोदू। ओके। और इस योजना से हर साल 2,47,040 लोगों के बैंक अकाउंट्स में कितने पैसे डाले जाएंगे? तो यहाँ पर डाले जाएंगे 10,000 रुपये। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल ये है कि 2020 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार यानी कि वर्ल्ड फूड प्राइज किसे मिला है? तो हमको बताना है कि वर्ल्ड फूड प्राइज इनमें से किसको दिया गया है? तो यहाँ पर इनकी फोटो है और इनका नाम है रतन लाल। तो इनको ये फूड प्राइज दिया गया है। और ये अमेरिकी ये फेमस इंडियन अमेरिकी सॉइल साइंटिस्ट है, यानी कि मृदा वैज्ञानिक है। इनको 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार से नवाजा गया है। और इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है? तो इनको ये अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सॉइल सेंट्रिक अप्रोच अपनाई है। और इन्होंने नेचुरल रिसोर्सेस को संरक्षित रखने के लिए भी बहुत से काम किए हैं। और इन्हें इस अवार्ड के तौर पर कितनी प्राइज मनी दी जाएंगी? तो इनको इस अवार्ड के तौर पर $2.5 लाख दिए जाएंगे। ठीक है। तो ये था इस प्राइस के बारे में और रतन लाल के बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जून 2020 में जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो हमको बताना है कि जो अभी जून 2020 में जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी, तो उसमें उस मीटिंग की जो अध्यक्षता वो किसके द्वारा की गई थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। तो यहाँ पर 12 जून 2020 को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अभी मैंने आपको बताया निर्मला सीतारमण ने, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी है। और जीएसटी काउंसिल की ये मीटिंग लॉकडाउन के बाद पहली मीटिंग थी। और जीएसटी काउंसिल की कौन सी मीटिंग थी? 40वें नंबर की मीटिंग थी। ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने पहले उच्च OHE को चालू करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो हमको बताना है OHE में E क्या है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो इंडियन रेलवे ने वेस्टर्न रेलवे पर ओवरहेड इक्विपमेंट यानी कि OHE को चालू करने और सक्सेसफुली डबल स्टैक कंटेनर चलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किसका? डबल स्टैक कंटेनर, यानी कि एक डिब्बे के ऊपर एक डिब्बा रखकर चलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो अभी मैंने आपको बता दिया OHE की यहाँ पर फुल फॉर्म क्या थी। तो OHE की यहाँ पर फुल फॉर्म थी ओवरहेड इक्विपमेंट। तो आप उससे पता कर सकते हैं कि E का मतलब यहाँ पर हो जाएगा इक्विपमेंट। तो डबल स्टैक कंटेनर चलाने का यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। और इससे हो गया क्या? तो इससे हमारे ग्रीन इंडिया मिशन को बढ़ावा मिलेगा। किससे? ओवरहेड इक्विपमेंट और डबल स्टैक कंटेनर चलाने से। ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो टोनी ड्यून का जून 2020 में निधन हो गया। वह निम्न में से किस खेल से संबंधित थे? तो हमको बताना है कि टोनी ड्यून इनमें से किस खेल से संबंधित थे। तो यहाँ पर ये थे फुटबॉल से संबंधित। यहाँ पर इनकी फोटो भी दी गई है। तो ये 1960 में आयरिश क्लब शेलबॉर्न से मैनचेस्टर यूनाइटेड में शामिल हुए थे। और फिर इन्होंने मैट बुस्बी की ओर से 535 बार खेला और 1968 में अपने यूरोपियन कप को जीतने में इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। तो ये था इनके बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2020 में मेडल ऑफ द ऑनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पर हमको बताना है कि 2020 के जो लास्ट में मेडल ऑफ द ऑनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसको सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पर इनकी फोटो दी गई है और इनका नाम है शोभा शेखर। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम कलाकृति है उसकी फाउंडर है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में एक म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम कलाकृति है, उसकी फाउंडर है और इनको 2020 के लास्ट में मेडल ऑफ द ऑनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं की एक टीम की रिपोर्ट के अनुसार टाइटन अनुमान की तुलना में बहुत तेज दर से अपने ग्रह से भटक रहा है। तो टाइटन किस ग्रह का मून है। तो सिंपल सा इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि नेचर एस्ट्रोनॉमी में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। तो उस रिपोर्ट में जो रिसर्चर्स थे उनकी टीम ने ऐसा बताया है कि जो टाइटन है जो कि इनमें से किस ग्रह का एक मून है यानी कि चंद्रमा है वो अपने ग्रह से भटक रहा है। तो हमको बताना है कि वो कौन से ग्रह से भटक रहा है। तो यहाँ पर उस ग्रह का नाम है शनि। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइटन है ये इसी शनि ग्रह का एक मून है यानी कि चंद्रमा है। तो जो शनि ग्रह है उसका एक चंद्रमा है जिसका नाम टाइटन है, मैंने आपको भी बता दिया, जो कि हमारी पृथ्वी के चांद से 50% बड़ा है। तो नेचर एस्ट्रोनॉमी में पब्लिश एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिसर्चर्स की एक टीम ने ऐसा बताया है कि टाइटन एक अनुमान की तुलना में बहुत तेज दर से यानी कि बहुत फास्ट रेट से अपने ग्रह यानी कि शनि से भटक रहा है, यानी कि भटक सकता है, भटक रहा है, कुछ भी कह नहीं सकते। तो इन्होंने ऐसा बताया है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2020 को रद्द कर दिया गया है। तो हमको बताना है कि जो रेमन मैग्सेसे थे वो किस देश के राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पर रेमन मैग्सेसे थे फिलीपीन के राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और इस अवार्ड का नाम फिलीपीन के एक फेमस प्रेसिडेंट के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पर फिलीपीन है। ठीक है, तो फिलीपीन के एक फेमस प्रेसिडेंट के नाम पर रखा गया है और जिनकी 1957 की विमान दुर्घटना में डेथ हो गई थी। और ये अवार्ड पहली बार 1958 में दिया गया था। और ये क्यों दिया जाता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो किस किस फील्ड के लिए दिया जाता है, तो सरकारी सेवा, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप और पत्रकारिता और लिटरेचर और पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इन्हीं सब चीज़ों में कंट्रीब्यूशन के लिए इस अवार्ड को दिया जाता है। यानी कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को इन सभी चीज़ों के लिए दिया जाता है जो कि अभी मैंने आपको बताई है। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एमपेज पेमेंट सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जून 2020 में निम्न में से किसके साथ साझेदारी की घोषणा की है। तो हमको बताना है कि एमपेज पेमेंट सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इसमें से किस कंपनी के साथ में एक एग्रीमेंट किया है। तो यहाँ पर इन्होंने किया है मास्टर कार्ड के साथ में एग्रीमेंट। तो एमपेज पेमेंट सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने मास्टर कार्ड के साथ में एक एग्रीमेंट किया है। इसमें एमपेज अपनी टेक्नोलॉजी को थोड़ा अपग्रेड करेगा। ठीक है, अपग्रेड करने से मतलब है कि यहाँ पर अब कार्डलेस एटीएम पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो इस जो एग्रीमेंट किया गया है इस एग्रीमेंट से ये निकलेगा कि अब यहाँ पर कार्डलेस एटीएम बनाए जाएंगे, उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आईडीबीआई बैंक के बोर्ड द्वारा जून 2020 से सरकार के निदेशक यानी कि डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हमको बताना है कि आईडीबीआई बैंक के बोर्ड द्वारा सरकार के डायरेक्टर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है अंशुमन शर्मा को। तो यहाँ पर अंशुमन शर्मा ने इससे पहले बैंक ऑफ त्रावणकोर, इलाहाबाद बैंक, आईएफसीआई लिमिटेड और आईपीपीबी में भी काम किया हुआ है। और आईडीबीआई बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो आईडीबीआई बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। ठीक है, और इनकी टैगलाइन यहाँ पर लिखी हुई है जिसे क्या टैगलाइन है इनका,
इनका टैगलाइन है बैंक ऐसा दोस्त जैसा। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि मेसर्स SARC एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नई दिल्ली को कितने वर्षों के लिए PM केयर्स फंड का ऑडिटर नियुक्त किया गया है? तो हमको बताना है कि यहाँ पर SARC एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कितने साल के लिए जो PM केयर्स फंड था उसका ऑडिटर नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर 3 साल के लिए PM केयर्स फंड का ऑडिटर नियुक्त किया गया है। तो फाइनली अब PM केयर्स फंड को एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर मिल गया है। प्राइम मिनिस्टर के साउथ ब्लॉक वाला जो ऑफिस है, ऑडिटर का हेड ऑफिस वही होगा अब। और इस फंड के ट्रस्टियों ने 3 साल के लिए SARC एसोसिएट्स के चार्टर अकाउंटेंट्स को ऑडिटर के रूप में अपॉइंट किया गया है यहाँ पर। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो 11 जून 2020 को जारी नई फीफा रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष स्थान पर रही है? तो हमको बताना है कि फीफा की जो अभी 2020 में नई रैंकिंग निकाली गई थी तो उसमें टॉप पर कौन सी टीम रही है? तो यहाँ पर टॉप पर रहा है बेल्जियम की टीम। ठीक है, तो बेल्जियम की टीम यहाँ पर टॉप पर रही है। तो यहाँ पर अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो जो हमारी इंडियन टीम है उसकी रैंक क्या आई है यहाँ पर? तो इंडियन टीम की रैंक यहाँ पर आई है 108। ओके, और ये पहले भी 108 ही थी और अभी भी 108 ही है। और यहाँ पर टॉप टीम की बात करें तो टॉप पर यहाँ पर बेल्जियम बना हुआ है। और यहाँ पर अगर हम सेकंड और थर्ड रैंक की बात करें तो फ्रांस और ब्राजील सेकंड और थर्ड रैंक पर रहे हैं, जबकि इंग्लैंड और उरुग्वे चौथे व 5वें स्थान पर रहे हैं। और अगर मैं बेल्जियम की बात करूं तो बेल्जियम की जो कैपिटल है उसकी क्या है? बेल्जियम की कैपिटल, तो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। और यहाँ की करेंसी क्या चलती है बेल्जियम में? तो यहाँ की करेंसी है यूरो। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि डीप नॉलेज ग्रुप द्वारा प्रकाशित नई रिपोर्टों के अनुसार कोविड-19 के मामले में विश्व में सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? तो हमको बताना है कि डीप नॉलेज ग्रुप ने एक रिपोर्ट को पब्लिश किया था, तो उसके अकॉर्डिंग हमको बताना है कि विश्व में सबसे सुरक्षित देश कौन सा है। तो यहाँ पर वर्ल्ड में सबसे सेफ कंट्री है स्विट्जरलैंड, इनकी रिपोर्ट के अनुसार। तो नई रिपोर्टों के अनुसार बात करें तो स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है। और इस रिपोर्ट को डीप नॉलेज ग्रुप नाम की एक फर्म है उसने पब्लिश किया है, जो कि रीजनरेटिव मेडिसिन में एक्सपर्ट है। और यहाँ बात करें स्विट्जरलैंड की तो यहाँ की कैपिटल क्या है स्विट्जरलैंड की? तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है स्विट्जरलैंड में, तो यहाँ पर करेंसी चलती है स्विस फ्रैंक। ठीक है, तो ये था स्विट्जरलैंड के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जून 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने न्यू इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम का उद्घाटन किया है? तो हमको बताना है कि इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस नए सिस्टम का उद्घाटन किया है? तो ये है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, तो इन्होंने ये काम किया है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 12 जून 2020 को मुंबई के लिए एक न्यू इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम का उद्घाटन किया है। और ये सिस्टम मुंबई के लोगों की हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ आ सकती है या नहीं आ सकती, ये किसके द्वारा बताया जाएगा? तो ये इसी सिस्टम के द्वारा बताया जाएगा कि बाढ़ आएगी या नहीं आएगी। और इस सिस्टम को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि BM के साथ में मिलकर बनाया है। तो इसको किसके द्वारा बनाया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस और BMC के द्वारा दोनों ने मिलकर इस सिस्टम को बनाया है, जो कि बाढ़ के बारे में पहले से बता देगा लोगों को कि बाढ़ आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि रख हौसला हिम्मत न हार शीर्षक गीत किसने लिखा है? तो हमको बताना है कि रख हौसला हिम्मत न हार ये जो गीत है, ये जो गाना है, वो किसने लिखा है? तो यहाँ पर इस गाने को लिखा है वरुण कुमार ने। ओके, तो इस गाने को भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कोरोना वायरस योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया है। और इसको कांस्टेबल वरुण कुमार ने लिखा है, जो कि मैंने बताया अभी आपको। और इसको हिंदी में कांस्टेबल विक्रमजीत ने गाया था। ठीक है, तो गाया किसने इसको? तो इसको गाया है विक्रमजीत ने और इसको लिखा है वरुण कुमार ने। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेपाल की संसद के निचले सदन ने भारत के किस हिस्से को अपने मैप में शामिल करने के संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी है?
तो नेपाल की जो निचली सदन है वहाँ की, उसने भारत के इनमें से कौन से हिस्से को अपने मैप में शामिल करने के लिए वहाँ के जो संविधान का संशोधन हुआ था उसको मंजूरी दे दी है। तो कौन कौन सा क्षेत्र था? तो लिपुलेख, काला पानी, लिम्पियाधुरा। तो इन सभी क्षेत्रों को नेपाल ने अपना क्षेत्र बताया है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी। तो इन सभी जगहों को नेपाल अपना बता रहा है। और नेपाल का ये कहना है कि अंग्रेजी सरकार और उस टाइम के जो नेपाल के राजा थे उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था और उसी एग्रीमेंट के तौर पर उनको ये जमीन दी गई थी, यानी कि नेपाल को ये जमीन दी गई थी। और उस एग्रीमेंट का जो नाम था उस एग्रीमेंट का नाम क्या था? तो सुगोलू समझौता बताया जाता है उस एग्रीमेंट का नाम। और वैसे नेपाल हमारा अच्छा पड़ोसी देश रहा है, लेकिन अब रिलेशन खराब होते दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये था नेपाल के बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो पूर्वी नौसेना कमान यानी कि ईस्टर्न नेवल कमांड में नए चीफ ऑफ स्टाफ पर किसकी नियुक्ति की गई है? तो हमें बताना है कि जो ईस्टर्न नेवल कमांड है, ठीक है, तो ईस्टर्न नेवल कमांड के नए चीफ ऑफ स्टाफ पर किसकी नियुक्ति की गई है? तो यहाँ पर इनका नाम है विश्वजीत दास गुप्ता। तो ईस्टर्न नेवल कमांड में नए चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर इनकी नियुक्ति की गई है और इनका नाम क्या है? विश्वजीत दास गुप्ता। और 12 जून को विशाखापट्टनम में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है और इन्होंने वाइस एडमिरल एसएन घोरमाड़ी की जगह ली है। और विश्वजीत दास गुप्ता 1985 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। और अभी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की बात करें तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है अभी? तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है अभी एडमिरल करमवीर सिंह। और अगर हम नेवी के 4 कमांड की बात करें तो उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ कि नेवी के जो 4 कमांड है वो कौन कौन से हैं। तो वेस्टर्न नेवल कमांड की बात करें तो वेस्टर्न नेवल कमांड है मुंबई, ईस्टर्न नेवल कमांड है विशाखापट्टनम, सदर्न नेवल कमांड है कोच्चि और अंडमान एंड निकोबार कमांड है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो ये था 4 कमांड के बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश से भगोड़े विजय माल्या को शरण न देने की अपील की है? तो इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि हमारे देश भारत ने इनमें से किस देश को ये अपील की है कि वो विजय माल्या को शरण ना दे। ठीक है, तो यही विजय माल्या की फोटो। तो यूनाइटेड किंगडम से ये अपील की है भारत ने कि इनको वहां पर शरण ना दे। तो हाल ही में यूके की अदालत ने विजय माल्या को भारत में प्रत्यर्पण यानी कि एक्स्ट्राडिशन के लिए आदेश सुनाया था और सीबीआई ने भी विजय माल्या को भारत में लाने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन यूके की सरकार इस काम में देरी कर रही है। और अभी पता चला है कि मानवीय आधार पर माल्या ने यूके में शरण मांगी है और इस बात पर अब भारत ने ब्रिटेन से अपील की है कि वह विजय माल्या के शरण के प्रस्ताव पर विचार ना करें, यानी कि विजय माल्या को वो शरण ना दें, क्योंकि इन्होंने क्या किया है? तो विजय माल्या ने भारतीय बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। तो इन पर आरोप है कि इन्होंने 9,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। तो इसीलिए भारत ने ब्रिटेन से कहा है कि इनको वहां पर शरण ना दे और इनको तुरंत से तुरंत भारत में भेजे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सो टेक केयर, बाय बाय, ऑलवेज बी स्मार्ट। जय हिंद, जय भारत।